आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के 10वें पद्यांश या यूं कहें कि 10वें दोहे दोनों कह सकते हैं। किसी भी आप कविता के अंश को पद्यांश कह सकते हैं, ठीक है। तो दो में जो आपको अच्छा लगे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10वें दोहे की व्याख्या हम लोग सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 9 दोहे की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस दोहे की व्याख्या और इस दोहे पर आधारित आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस दोहे को पढ़ते हैं और इसमें जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों का पहले सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तुलसी ये कवि हैं, उनका नाम है तो ऐसे ही रहेगा, नहीं बदलेगा। पावस, पावस माने होता है वर्षा या वर्षा ऋतु। जो आपको अच्छा लगे, जो आप वाक्य में बैठा सकें ले लीजिए, चाहे वर्षा चाहे वर्षा ऋतु, ठीक है। के समय ऐसे ही रहेगा, सरल है। धरी मतलब धारण कर लेती हैं, धरी मतलब धारण कर लेती हैं। कोकिलन मतलब कोयल, कोकिलन मतलब कोयल। मौन, मौन सरल है वैसे तो अपने आप में। मौन का मतलब शांत या चुपचाप भी होता है, तो शांत चुपचाप मौन, जो आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। अब तो सरल है, ऐसे ही रहेगा। दादुर मतलब मेढक, दादुर मतलब मेढक। बोली है मतलब बोलेंगे, बोली है मतलब बोलेंगे। हमें मतलब हम लोगों को, हमें मतलब हम लोगों को। पूछी है मतलब पूछेगा, पूछी है मतलब पूछेगा। कौन सरल है, प्रश्नवाचक शब्द है, ऐसे ही रहेगा। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहावली शीर्षक से चयनित है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे इसी में और लिखेंगे इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आपको पता है कि प्रसंग में हम लोग वही चीज़ लिखते हैं जिसकी व्याख्या होती है, ठीक है। तो चलिए आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि जब मूर्खों का समय होता है तो उस समय विद्वान लोग मौन धारण कर लेते हैं, और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में कवि गोस्वामी, अब आ जाइए दोहे पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन धारण कर लेती है। अब आपको थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखना है, क्योंकि उन्हें यह पता हो जाता है कि अब तो मेढक बोलेंगे, हमें कौन पूछेगा, अर्थात हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो गई। लेकिन आपकी व्याख्या और अच्छी हो इसके लिए थोड़ा सा अभी आपको और जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। जितनी व्याख्या मैंने बताई उतनी लिखेंगे, उसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे कवि के कहने का
आशय है कि जब मूर्खों का समय आता है तो विद्वान लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता हो जाता है कि मूर्खों के बीच में उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। अब जाके आपकी व्याख्या पूरी हो गई। चलिए अब हम लोग इस दोहे के काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो शांत रस है। यदि छंद की बात करें तो ये दोहा छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इस छंद में, इस दोहे में अंत्यानुप्रास अलंकार और अन्योक्ति अलंकार है। क्यों है? चलिए पद्यांश पर चल करके देखते हैं ताकि आपको भूले ना। देखिए यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो है मौन, कौन, तो देखिए औन औन शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर कोकिलन मतलब कोयल और यहाँ पे दादुर मतलब मेढक। तो यहाँ पे कोयल और मेढक के माध्यम से जो कवि हैं वो विद्वानों और मूर्खों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु के माध्यम से दूसरे वस्तु की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस छंद में भाषा की बात की जाए तो ब्रज भाषा है, शैली इसमें मुक्तक है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना है। चलिए अब इस दोहे पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपकी परीक्षा में इसी तरह से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो कोई भी प्रश्न पूछे आप उसका उत्तर लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं एक एक प्रश्न को पढ़ता हूँ और इसका उत्तर भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु के समय कोयल के मौन हो जाने का क्या कारण होता है? तो बहुत ही सरल है इसका उत्तर। आप लिखेंगे वर्षा ऋतु के समय कोयल के मौन हो जाने का कारण मेढकों का बोलना होता है। क्योंकि थोड़ा सा और लिखेंगे, क्योंकि कोयल को पता चल जाता है कि अब मेढक के बोलने का समय आ गया है, मेरी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। और पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रस्तुत दोहे में गुणवानों की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? बहुत ही सरल है। आप लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि जब मूर्ख लोगों का समय आता है तो विद्वान लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मूर्खों की सभा में, मूर्खों के समय में उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। और इसका भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो 2 अलंकार है, मैंने दोनों बताया है कि क्यों है। अंत्यानुप्रास अलंकार है, नियुक्ति जिसको कहते हैं। तो ये 2 अलंकार हैं, क्यों है, कैसे है, मैंने आपको बताया है, तो आप लिख लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है दादुर और दूसरा है पावस। तो चलिए दोनों के पर्यायवाची को जान लेते हैं। तो यदि दादुर के पर्यायवाची की बात करें तो आप दादुर लिखेंगे और बगल में डैश लगा के इसका पर्यायवाची लिख सकते हैं मेढक, मंडूक, वर्षाप्रिय और भेका।
ये मेढक के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और यदि वर्षा की यदि पावस की बात की जाए कि पावस का पर्यायवाची क्या है, तो पावस का पर्यायवाची होता है वर्षा, बारिश, बरसात, चौमासा। बहुत सारे हैं, आप कोई भी 2, 3, 4 लिख लीजिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैंने आपको पूरे दोहे की व्याख्या बताई है। ठीक है। तो आप पूरे दोहे की व्याख्या लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक लाइन की लिखेंगे, पूरे दोहे की व्याख्या लिखेंगे। लेकिन जहाँ पे अंडरलाइन है, जहाँ पे रेखा खींची रहेगी, आप उसको दूसरे रंग की पेन से लिखेंगे या तो उतनी व्याख्या को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।